नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। गौर करते हैं आज की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लोग देश छोड़ने के लिए जान जोखिम में डालते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक्स गेम्स के खिलाड़ियों से मंगलवार सुबह यानी कि आज 11 बजे मुलाकात करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। आप या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ है। 9/11 के भीषण आतंकी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 21 सितंबर 2011 को यह बयान दिया था और इसके ठीक 15 दिन बाद अमेरिकी विमानों ने अफगानिस्तान में बम बरसाने शुरू कर दिए थे। कोरोना की तीसरी लहर की चिंता के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला करते हुए रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के निर्यात पर रोक लगा दी। अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद वहां तालिबान का खौफ है। काबुल में अफगान सुरक्षा बलों के अब दस्ते नहीं बचे। विस्तार से खबरों पर गौर करें तो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लोग देश छोड़ने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। सोमवार को हवा में उड़ते प्लेन से गिरकर 3 लोगों की मौत हो गई। यह मिलिट्री एयरक्राफ्ट था और जानकारी के मुताबिक लोग इसकी बॉडी पर लटक कर यात्रा कर रहे थे। काबुल शहर के आसमान में उड़ते प्लेन से गिरते लोगों का वीडियो भी सामने आया है। इसमें एक के बाद एक लोग नीचे गिरते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि देश छोड़ने के लिए ये लोग मिलिट्री पेन के टायरों के बीच खड़े हो गए थे। काबुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही प्लेन हवा में पहुंचा, ये लोग एक एक कर नीचे गिरने लगे। शहर के लोगों ने इन्हें गिरते हुए देखा, लेकिन अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ हो गई है। फिलहाल एयरपोर्ट अमेरिकी सैनिकों के कंट्रोल में है। रॉयटर्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर हुई गोलीबारी में 5 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं। वीडियो में एयरपोर्ट पर लाशें भी नजर आ रही है। इस बीच काबुल में कई इलाकों में लूटपाट की खबरें भी सामने आई। सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां भी लूटी जा रही है। कुछ लोगों ने अपनी निजी गाड़ियां छीने जाने का भी दावा किया। एयरपोर्ट के पास आवासीय कॉलोनियों में गोलीबारी हुई है। वहीं सरकारी एजेंसियों के दफ्तरों में लूटपाट भी हुई। तालिबान का कहना है कि अराजक तत्वों ने तालिबान के नाम पर लूटपाट की है और संवेदनशील दस्तावेज जला दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक गेम्स के खिलाड़ियों से आज सुबह 11 बजे मुलाकात करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। टोक्यो पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलेगा। सोमवार को पीएम ने टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भारतीय खिलाड़ियों के टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन की सराहना करने के बाद सोमवार को अपने आवास पर भारत के ओलंपिक दल से नाश्ते पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नीरज चोपड़ा को उनका पसंदीदा चूरमा खिलाया तो पीवी सिंधु को आइसक्रीम पार्टी भी दी। दरअसल जब खिलाड़ी ओलंपिक के लिए रवाना हुए थे तो पीएम ने सिंधु से वादा किया था कि जब आप भारत लौटोगी तो आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा से वादा किया था कि अब वह स्वदेश लौटेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी उन्हें चूरमा खिलाएंगे। मालूम हो कि भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में एक स्वर्ण समेत 7 पदक जीते, जो अब तक ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में पीला तमगा जीता तो सिंधु ने ओलंपिक में दूसरी बार पदक जीता। भारत को 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का पदक दिलाने वाली पुरुष हॉकी टीम से भी प्रधानमंत्री ने बात की। टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि दहिया ने रजत और बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने पहले ही दिन रजत पदक जीतकर भारत के अभियान की शुरुआत कर दी थी तो मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई ने कांस्य पदक जीता था। महत्वपूर्ण खबर पर गौर करें तो आप या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ है। 9/11 के भीषण आतंकी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 21 सितंबर 2011 को यह बयान दिया था और इसके ठीक 15 दिन बाद अमेरिकी विमानों ने अफगानिस्तान में बम बरसाने शुरू कर दिए थे। आज करीब 20 बरस बाद वही अमेरिका अफगानिस्तान से भाग खड़ा हुआ है।
काबुल समेत तकरीबन पूरा अफगानिस्तान फिर से उसी तालिबान के कब्जे में है जिसके खिलाफ इस महाशक्ति ने वॉर ऑन टेरर यानी कि आतंक के खिलाफ जंग छेड़ी थी। अमेरिका के इस फैसले से आम अफगानी इस कदर बेचैन है कि वो अपने ही देश से भागने के लिए उड़ते हवाई जहाज के लैंडिंग गियर में बैठकर जान गंवाने से भी नहीं चूक रहा। खास बात यह है कि अमेरिका की फैलाई ऐसी अफरा तफरी न पहली बार है और न अफगानिस्तान इसका शिकार बनने वाला पहला देश। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कम से कम 4 बड़े मौकों पर अमेरिका 4 देशों से इसी तरह निकल चुका है। कोरोना की तीसरी लहर की चिंता के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला करते हुए रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के निर्यात पर रोक लगा दी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक्सपोर्ट पॉलिसी में इस बदलाव की जानकारी दी है। डीजीएफटी के मुताबिक कोरोना की जांच के लिए लैब में काम आने वाले केमिकल भी पाबंदी के दायरे में होंगे। देश में वायरस की जांच के लिए शुरुआती दौर से ही आरटीपीसीआर और रेट का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आरटीपीसीआर को वायरस की सटीक जानकारी बताने के लिए बेहतर माना जाता है तो आरटी यानी कि रेट का उपयोग त्वरित परिणाम जानने के लिए किया जाता है। हालांकि मरीज की रैपिड टेस्ट के बाद भी आरटीपीसीआर को वायरस की सटीक जानकारी के लिए बेहतर माना जाता है। केरल को कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 267.35 करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को अपने केरल दौरे पर इसका ऐलान भी किया। मांडविया राज्य में कोरोना के हालात का जायजा लेने राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे तो मांडविया ने मुख्यमंत्री पी विजयन और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के साथ मीटिंग भी की और महामारी के खिलाफ राज्य की तैयारियों की जानकारी ली। मांडविया ने बताया कि केरल को महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक। My life, my Lyra. वेलकम बैक। खबरों पर आगे गौर करें तो अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद वहां तालिबान का खौफ नजर आ रहा है। देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट से लेकर हर जगह भगदड़ मची हुई है। तालिबान के खौफ से पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने वर्दी उतार दी है। वे अपने घर छोड़कर अंडरग्राउंड हो गए हैं। तालिबान ने कर्मचारियों, पुलिस और सैन्य अफसरों, पत्रकारों और विदेशी एजेंसियों से जुड़े लोगों की तलाश में डोर टू डोर सर्च शुरू कर दिया है। काबुल में अफगान सुरक्षा बलों के अब दस्ते नहीं बचे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर सोमवार को अमेरिकी प्लेन से लटककर भागने के दौरान 7 लोगों की गिरकर मौत हो गई थी तो वहीं अमेरिकी सैनिकों ने काबुल एयरपोर्ट पर 2 हथियारबंद लोगों को मार गिराया। इन हालातों को देखते हुए सभी सैन्य और कमर्शियल विमानों को रोक दिया गया था, लेकिन 1000 अमेरिकी सैनिकों के पहुंचने पर देर रात एयरपोर्ट फिर से खोल दिया गया। अमेरिका ने कहा कि वह एयरपोर्ट पर अपने 6000 सैनिक तैनात करेगा ताकि नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अभी काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसा माहौल बरकरार है। देश छोड़ने के लिए लोग हजारों की तादाद में वहां जमा हो गए हैं। कई ऐसे भी हैं जो बिना कोई सामान लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान की घटना पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। भारत ने कहा है कि हम अफगानिस्तान की घटना पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में कुछ भारतीय नागरिक हैं जो वापस लौटना चाहते हैं और हम उनके संपर्क में हैं। हम हर भारतीय से अपील करते हैं कि वे फौरन भारत लौटें। हम अफगान सिख हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों से भी लगातार संपर्क में हैं। जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उन्हें भारत लाने की पूरी सुविधा दी जाएगी। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की जांच में नया खुलासा सामने आया है।
आरोपी पंडित राधेश्याम ने जिंदा बच्ची को शमशान के रजिस्टर में मृत दिखा दिया था। दिल्ली पुलिस ने सेना के कैमरों से मिले सीसीटीवी फुटेज के लिए इसका खुलासा किया है। यह भी खुलासा हुआ है कि पंडित ने रजिस्टर में बच्ची की मौत का कारण नहीं लिखा हुआ है। पुलिस ने पंडित राधेश्याम के 2 मोबाइल उसके घर से बरामद कर दिए हैं। दोनों ही मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है। अपराध शाखा के सीनियर पुलिस अधिकारियों के अनुसार पंडित राधेश्याम ने बच्ची की मौत का समय शमशान घाट के रजिस्टर में शाम 5:30 बजे लिखा हुआ है, तो सेना से मिले सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में बच्ची शाम 5:30 बजे शमशान घाट के पास घूमती हुई दिखाई दे रही है। बच्ची की मौत करीब 7 बजे हुई है। 7:30 से लेकर 8 बजे के बीच बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। करीब 7:15 बजे बच्ची की मां को शमशान घाट बुलाकर लाया गया था। अपराध शाखा को सेना के कई कैमरों की सीसीटीवी फुटेज मिली है। इन कैमरों से पता लग रहा है कि शमशान घाट में कौन कब आया था और कौन कब बाहर गया था। अपराध शाखा की जांच में ये बात सामने आई है कि पंडित राधेश्याम रंगीन मिजाज का व्यक्ति है। पुलिस के सामने गांव के जो गवाह आए हैं उन्होंने बताया कि पंडित 9 वर्षीय बच्ची से अपनी मालिश करवाता था, साथ ही उसने कई बार बच्ची की अश्लील फिल्म बनाई थी। गांव वालों के सामने जब ये बात गई तो मामले को रफा दफा कर दिया गया था। आरोपी पंडित राधेश्याम ने पूछताछ में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की बात स्वीकार की है। उसने माना है कि वह अक्सर बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार राधेश्याम ने शमशान घाट को शराबियों व नशोड़ियों का अड्डा बना रखा था। बात करें यूपी की तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में 6 मास से कम समय बचा है। चुनाव से ठीक पहले गंगा को लेकर एक बार फिर जन आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। लाखों लोगों के जोड़ने और सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए मां गंगा के माध्यम से सरकार लोगों के बीच जाएगी। सरकार द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव के साथ ही गंगा की संरक्षण थीम पर दर्जनों कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के निर्देश पर स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा ने गंगा के प्रति जागरूकता को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया है। एसएमसीजी के एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश कुमार पांडे से गंगा बेसिन के सभी 28 डिस्ट्रिक्ट को लिखकर गंगा के प्रति लोगों को जागरूक करने और जोड़ने के लिए प्लान भेजा गया है। इसे 15 अगस्त से 1 महीने तक चलाया जाएगा। लोकसभा हो या विधानसभा इलेक्शन, बीजेपी के लिए गंगा हमेशा ही बड़ा मुद्दा रहा है। गंगा को लेकर कानपुर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत करीब 150 साल पुराना गंगा में सबसे ज्यादा गंदगी गिराने वाला सीमा सौ नाला को नमामि गंगे के तहत ही टैप किया है। बीजेपी इस कार्य को अपनी चुनावी कैंपेन में भी शामिल करती आई है। टैप होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पहुंचे थे और सीमा साउ नाले का निरीक्षण किया था। आंध्र प्रदेश के गुटूर में रविवार को 22 साल की इंजीनियरिंग स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक वह काकानी रोड पर पैदल जा रही थी। उसी समय एक युवक बाइक से उसके साथ पहुंचा और साथ चलने के लिए कहने लगा। उनसे इनकार किया तो वह बहस करने लगा। अधिकारी ने बताया कि इस दौरान आरोपी शशि कृष्णा ने लड़की के गले और पेट पर चाकू से हमला कर दिया। पेट और गले में कई बार चाकू घोंपने के बाद वह फरार हो गया। लोगों ने खून से लथपथ लड़की को फौरन अस्पताल पहुंचाया, वहां उसकी मौत हो गई। राज्य के डीजीपी गौतम सामंग ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों की मदद से और सीसीटीवी वीडियो के जरिए आरोपी की पहचान हुई। इस मामले में लड़की के माता पिता और दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को उनके परिवार की देखभाल करने के लिए भी कहा है। तो वहीं गृह मंत्री एम सुचरिता उस समय अस्पताल भी पहुंची थी जहां पीड़िता को लाया गया था। उन्होंने आरोपी के बारे में कहा कि ऐसे राक्षसों के लिए केवल मौत की सजा होनी चाहिए। तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव नारा लोकेश ने भी कहा कि यह घटना उस समय हुई जब सीएम स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 साल में महिलाओं पर अत्याचार के एक भी मामले में न्याय नहीं हुआ है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी
दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर के रेडियो। आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट के रेडियो। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। वेलकम बैक। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की आपात बैठक हुई। इस मीटिंग में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया से अफगान लोगों की मदद करने को कहा। गुटेरेस ने कहा कि अफगानिस्तान के लोग आत्मसम्मान से जीना चाहते हैं। उन्होंने लंबे वक्त से जंग और उसके दुष्परिणाम देखे हैं। आज उन्हें समर्थन और मदद की जरूरत है। इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत ने साफ तौर पर आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया है। साथ ही कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए न हो। मीटिंग में यूएन महासचिव गुटेरेस ने कहा कि आने वाले कुछ दिन अहम होंगे। दुनिया भी हालत पर पेनी नजर रखे हुए है। हमें अफगानिस्तान के लोगों को अकेला नहीं छोड़ना है। कोई देश शरणार्थियों को वापस न भेजे। गुटेरेस ने तालिबान से भी एक अपील की है। कहा है कि मैं सभी पक्षों और खासकर तालिबान से अपील करना चाहूंगा कि वे लोगों की जान बचाएं और उनकी मानवीय जरूरतों को पूरा करें। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। आम नागरिकों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। यूएन महासचिव ने आगे भी कहा था कि सभी देशों और सभी पक्षों की यह जिम्मेदारी है कि वे जीवन रक्षक चीजों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश और व्यवस्थाएं करें। मैं सभी देशों से यह अपील करता हूं कि वे रेफ्यूजियों को वापस न भेजें बल्कि उन्हें स्वीकार करें। दिल्ली समेत उत्तर भारत के लोग पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे हैं। उनके लिए राहत की खबर है। 18 अगस्त के बाद से यहां फिर से मॉनसून एक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा फिर से मॉनसूनी बारिश में भीगेगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में पहले ही बता दिया है कि अगस्त के आखिरी दिनों में उत्तर भारत में जमकर बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना में अगले 3 दिनों में हल्की से भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इसके अलावा आईएमडी ने बताया कि अगले 5 दिनों में बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व विदर्भ में व्यापक बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून कुछ दिन के अंतराल के बाद फिर सक्रिय होने लगा है, जिसके चलते दक्षिण तथा मध्य भारत में हो रही बारिश में तेजी आएगी। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र के मुताबिक ओडिशा क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र से लगी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की भी संभावना है। वहीं महाराष्ट्र के मौसम की बात करें तो आईएमडी ने राजधानी मुंबई और उपनगरों में मध्यम बारिश की संभावना के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। दोपहर तक आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और पालघर के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है, यानी कि अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। भीलवाड़ा में अब तक अच्छी बारिश हुई है, जिसके कारण बरसाती झरने बहने लगे हैं। इनमें बिजोलिया क्षेत्र में मानगढ़ की पहाड़ियों से बहने वाले झरने की अपनी अलग खासियत है। ये एक ही जगह पर 7 भागों में बटा है। ऐसा लगता है कि 7 झरने एक साथ बह रहे हैं। 400 मीटर चौड़ाई में एक ही जगह से बहने वाला झरना अपने आप में प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा उदाहरण है। इस झरने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह खतरनाक नहीं है। इसके बहाव क्षेत्र में कहीं भी गहराई नहीं है। इसके चलते यहाँ लोगों का जमावड़ा भी लगा रहता है। बिजोलिया क्षेत्र के मानगढ़ की पहाड़ियों के जंगल से यह प्राकृतिक झरना बहता है। एक ही जलधारा से 7 झरने निकलते हैं, इसीलिए इसे 7 फॉल का नाम दिया गया है। झरने के शुरू होने के बाद भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, टोंक, जयपुर और मध्य प्रदेश के लोग यहाँ सैर सपाटे के लिए आते हैं। प्रतिदिन यहाँ 1000 से ज्यादा
लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। जिले के बिजोलिया उपखंड से पश्चिम दिशा में यह झरना स्थित है। यह झरना तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर तक पक्की सड़क है। इसके बाद 2 किलोमीटर कच्चा मार्ग है। झरने के गिरने के बाद करीब 350 फीट का समतल प्लेटफॉर्म है, जहां पर्यटक आराम से इस झरने का लुत्फ उठा सकते हैं। बात करें स्पोर्ट्स की तो भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में हराकर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त ले ली है। भारत के 271 रन के जवाब में इंग्लिश टीम 120 रन पर ऑल आउट हो गई। 5वें दिन मोहम्मद शमी की 50 और जसप्रीत बुमराह की नाबाद 36 रन की पारी ने मैच पर भारत की पकड़ मजबूत कर ली। इन दोनों ने 9वें विकेट के बाद नाबाद 89 रन की पार्टनरशिप की। इंग्लैंड की जमीन पर 9वें विकेट के लिए भारत की सबसे बड़ी पार्टनरशिप रही। शमी 54 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 5वें दिन मैच के दौरान काफी गहमागहमी देखने को मिली तो मैदान पर कई बार भारतीय और इंग्लिश प्लेयर्स भी भिड़ गए। पहले इंग्लिश गेंदबाजों ने बुमराह और शमी की स्लेजिंग की। इसका भारतीय खिलाड़ियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इंग्लैंड की बैटिंग के दौरान विराट भी जोस बटलर और ओली रॉबिन्स को कुछ बोलते हुए देखे गए थे। खबरों में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।